फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करी गुडविल की डेफिनेशन की, ठीक है। गुडविल की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी, बुक में बता दी, बहुत सारी, हम कुछ भी लर्न कर लें। एक हमने डेफिनेशन पढ़ी कि गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल स्टिक टू द ओल्ड प्लेस, ठीक है। कि कस्टमर पुराने ब्रांड पे, अपनी पुरानी शॉप पे, पुराने प्रोडक्ट पे स्टिक रहता है, ये उस ब्रांड की गुडविल है। फिर हमने देखा कि गुडविल इनटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स तो एक्चुअली उन लॉसेस को बोलते हैं जिनको हमने राइट ऑफ नहीं किया होता। अगला एक मेजर डिफरेंस, इनटेंजिबल एसेट्स या गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू होती है, जबकि फिक्टिशियस एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती। ये एग्जाम में हमें पूछ लेता है, तो हमें ये वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे आते हैं जी। अब जब आप बुक को गो थ्रू करेंगे तो मीनिंग ऑफ गुडविल मैंने आपको बता दिया, फीचर्स ऑफ गुडविल आपको यहाँ से लर्न करने हैं, मार्क कर लेना, ठीक है जी। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। फिर आते हैं नेचर ऑफ गुडविल पे, यहाँ पे एक लिखा है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26। ये मैं समझा रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। गुडविल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है AS 26। ये कहता है ओनली परचेज्ड गुडविल, इसकी समरी बता देता हूँ, डिटेल में आप बुक से देख लेना। जो परचेज्ड गुडविल होती है दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, इस गुडविल को तो आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसकी ये मेन बात है AS 26 की। परचेज्ड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करना है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है जी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब मैं बोलूँ जी मैं इतने 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरी मार्केट में इतनी रेपो है, इतना नेम फेम है, तो उसको मैं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। परचेज गुडविल का मतलब मैंने किसी का बिजनेस टेक ओवर करा और उसको उसकी एसेट से ज्यादा पैसे दिए, तो मैं सामने वाले को ज्यादा पैसे उसकी गुडविल के लिए पे करूंगा ना, जो उस गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, जो कि पैसेज ऑफ टाइम से होती है, उसको पे नहीं, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज इसके लिए कोई हमने कंसीडरेशन, कोई अमाउंट किसी को भी कुछ भी पे नहीं किया है, ठीक है। और परचेज गुडविल के लिए तो बुक्स में हमने पेमेंट दी होती है। कैसे पढ़ेंगे आप, आगे का चैप्टर्स में आएगा। इसमें अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे पूछ ले तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है AS 26, याद होना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है जी। आगे प्रोसीड करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास एग्जाम में, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो थ्योरी के टॉपिक, एक दो टॉपिक है बच्चे, बुक में क्लियरली मेंशन है, वो मैं आपको नहीं लिखवा रहा, लिख के टाइम वेस्ट होगा, सीधा हम बुक में से काम कर लेंगे। ये एग्जाम में पूछा जाता है जी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नीड फॉर, आप गुडविल को कब कब वैल्यू करते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, जो कि हमारा चैप्टर 3 था PSR, अगर रेशियो चेंज हो रही है, कोई पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर होता है, बिजनेस बिक जाता है, फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है, या एमलगमेशन के टाइम। कि मैं फिफ्थ पॉइंट बता देता हूँ, बाकी आई थिंक आपको सारे आते हैं, नहीं आते होंगे तो कोई मुझसे पूछ लो आप। एमलगमेशन का मतलब, या व्हेन टू फर्म्स एमलगमेट का मतलब, जब दो छोटी कंपनी मिलके एक बड़ी कंपनी बन जाती हैं, या एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है। जैसे वोडाफोन था, वोडाफोन और आइडिया दोनों ही जियो के आगे सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, तो दोनों मिलके VI बन गए, दैट इज एमलगमेशन, ठीक है। अब वो स्टिल सरवाइव चाहे अभी भी नहीं कर पा रहे हो जियो के आगे, एयरटेल के आगे, बट उसे हमने अकाउंटिंग की भाषा में बोले तो एमलगमेशन हो गया। आगे प्रोसीड करते हैं। अगला टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम इसका थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑड वन आउट टाइप पूछ लेता है कि इसमें से कौन से फैक्टर्स गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करते, या कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। इसको अगर हम देखें तो इसमें मेरे पास एफिशिएंट मैनेजमेंट, बहुत सारा कुछ ऐसा समझाने का नहीं है, मैं हेडिंग हेडिंग बता देता हूँ। मैनेजमेंट अच्छी होगी तो, लोकेशन अच्छी होगी तो, लोकेशन अच्छी से मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट एक अपने घर की आसपास की लोकल शॉप से खरीदें, या किसी एक रिप्यूटेड मॉल से या ऑथराइज शॉप से खरीदें, तो वहाँ पे प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगा, बट हमें बस सेटिस्फेक्शन होती है कि यार प्रोडक्ट जेन्युइन मिलेगा। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, बिजनेस जितना ज़्यादा पुराना होगा,
उतनी ज़्यादा गुडविल होगी। पेटेंट्स होंगे आपके पास, सप्लायर्स अच्छे होंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट, मार्केट सिचुएशन, ये सब आप रीड कर सकते हो। नहीं, ये याद करने हैं बच्चे, आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, वही मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, गुड लेबर रिलेशन, ये सारी हमें हमारी गुडविल को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है फैक्टर्स कौन से गुडविल को इफेक्ट करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया ऑड वन आउट, इसमें आपको बोलेगा कौन सा फैक्टर गुडविल को इफेक्ट नहीं करता। तीन इसमें से होंगे और एक कोई भी फोर्थ वन कुछ भी बना के दे देगा, या चार इसमें तीन इसमें से होंगे और एक कुछ और दे देगा। कुछ भी ऑड वन आउट दोनों सिचुएशन बना सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन सा इफेक्ट करता है या कौन सा इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये आपको सारे पॉइंट्स रीड करने हैं, रीड करोगे एक बारी दो बारी तो सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। ठीक है डियर, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ जाता है जी प्रैक्टिकल थ्योरी। थ्योरी इतनी सी है, बाकी सारा इस चैप्टर में, बट इसकी थ्योरी जो हमने करी, ये डेफिनेशन, AS 26, नीड फॉर वैल्यूएशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, करना ही करना है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल पे आते हैं। अब हम आ जाते हैं जी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे, गुडविल को वैल्यू करना सीखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, गुडविल को हमें कैलकुलेट कैसे करना है, ये तो हमने समझ लिया, गुडविल इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर्स हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे। गुडविल कैलकुलेट करने के हमारे पास बच्चे तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो होते हैं, एक होता है हमारे पास सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज नॉर्मली एग्जाम में आता नहीं है, बट हमारे से ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है, हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इससे शुरुआत करते हैं। सिंपल एवरेज मेथड बहुत ही सिंपल हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना। इसके अगर हम स्टेप्स बोलें तो पहला स्टेप होता है इसमें मेरा एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना। एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज 4 साल का प्रॉफिट है, तो मैंने उन 4 साल के प्रॉफिट का सम किया, डिवाइड बाय 4 किया। 3 साल की एवरेज बोली गई है तो 3 साल के प्रॉफिट्स का सम टोटल किया और 3 से डिवाइड किया। नेक्स्ट स्टेप होता है जी गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, जो कि मैंने फाइंड आउट कर लिया होगा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कि गुडविल कितने साल के प्रॉफिट के बेसिस पे खरीदी जा रही है। ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है टर्म, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन होगी, हमें नहीं पता है कितनी होगी, 3 साल 4 साल 5 साल कितना भी हो सकता है। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, ये मुझे गिवन। ठीक है, अगली बात, एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम मुझे क्या ध्यान में रखनी है बात, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो आप प्रॉफिट यूज करेंगे वो नॉर्मल प्रॉफिट्स होना चाहिए। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आप कोई सा भी मेथड लगाएं, हमने बोला तीन मेथड हैं, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स ही लेने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली। ठीक है, इसको लिखो, पॉइंट को पूरा लिख लो आप, वाइल कैलकुलेटिंग गुडविल, और इसको हाईलाइट कर लेना, वाइल कैलकुलेटिंग गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट्स मस्ट बी यूज्ड, नॉर्मल प्रॉफिट्स मस्ट बी यूज्ड। अभी नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, अभी जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली अगर प्रॉफिट के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस जो कि रिकरिंग नेचर का नहीं है, रिपीटेटिव नेचर का नहीं है, उसको हटा देना होता है, जो बार बार होने वाला नहीं है। हमें गुडविल कैलकुलेट करते टाइम वही लेना है प्रॉफिट जो रूटीन नेचर का है। हाँ जी, हाँ ऑडिबल हो आप। ठीक है, बात समझ आ गई बच्चे मेरी। आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। प्रैक्टिकल निकालो। बुक आपके पास TS ग्रे वाली होगी ना, प्रैक्टिकल नंबर 1 निकालो, पेज नंबर 2.35।
देखिए, गुडविल को इसमें लिखता है कि हमें गुडविल को वैल्यू करना है 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। देखो मैंने बोला था नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा, दैट इज 3 ईयर। 4 ईयर परचेज मतलब एवरेज लेनी है 4 साल की। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर्स दिस इज गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट्स ही मुझे गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट्स ही चाहिए मुझे। ठीक है, ऐड करना है, डिवाइड बाय 4 करना है, एवरेज प्रॉफिट 4 साल की लेनी है और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, ठीक। हाँ मैं बता रहा हूँ, आप भी कर लो बेशक मेरे साथ साथ, करना है तो। नहीं तो मैं कर रहा हूँ। पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में हमने लिखा जी 4 साल का प्रॉफिट है। क्वेश्चन में लिखा होता है एवरेज कितनी लेनी है आपको, 12, 18, 16 एंड 14 डिवाइड बाय 4। 60 डिवाइड बाय 4, एवरेज प्रॉफिट आ गया मेरे पास बच्चे 15,000। अब मुझे गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है, देखो RN3 गिवन, ये 45,000 मेरा आंसर आ गया। अब आपको छोटी सी चीज क्या ध्यान रखनी है, ये जो गुडविल हमने कैलकुलेट करी, दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म। ये किसी पर्टिकुलर पार्टनर की गुडविल नहीं आई है, ये बिजनेस, पूरे फर्म की, पूरी बिजनेस की गुडविल है। सपोज मेरे से पूछ ले भी बताओ ए की गुडविल कितनी है, बी की गुडविल कितनी है, तो इसमें उस पार्टनर का शेयर लगा देंगे। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये पूरब एंड पूर्वी वाला। ठीक है, इसको कर मैं समझाता हूँ। थर्ड थर्ड सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, वो आप घर में करना होमवर्क में। थर्ड में आपको करके दिखा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। पूरब और पूर्वी पार्टनर्स है, रेशियो 2:1। दे एडमिट पर इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 26। पर एडमिट होता है बिजनेस में। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 times द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स और 5 ईयर्स विच एवर इज हाइयर। ध्यान से समझते हैं। अच्छा, पहले तो इसमें रेशो और गिवन है ये ओल्ड पार्टनर्स की, पर न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। वैल्यू करना है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब वो जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो कितना हो गया, 4। एवरेज एनुअल प्रॉफिट लेना है 4 साल का और 5 साल का, विच एवर इज हाइयर। यानी कि इस क्वेश्चन में 2 बारी एवरेज निकाली जाएगी, एक बारी 4 ईयर की और एक बारी 5 ईयर्स की, जो हाइयर होगा उसमें कर लेंगे। ठीक है, अगला डाउट। अब बच्चों को जो डाउट फंसता है वो यहाँ फंस जाता है इस क्वेश्चन में, यार ये वाले 4 साल लेने हैं, ये वाले लेने हैं। ठीक है, तो याद रखना है आप कभी भी करेंगे ऑलवेज लेटेस्ट लेंगे। यानी कि 4 ईयर में ये 1 2 3 4, ये वाले प्रॉफिट्स प्लस होंगे, डिवाइड बाय 4 होगा। 5 वाले में पांचों प्लस होंगे, डिवाइड बाय 5 होगा। जो जिसकी एवरेज ज्यादा आएगी उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? अभी करके दिखाऊं, आगे चलें बताओ, लोगे ना? ठीक है, आगे। ये रखा देखो, हमें नहीं, सुनो मेरी बात। क्वेश्चन पढ़ना है आपने, यहाँ लिखा है जी कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आपने फर्म की गुडविल निकाल दी, दैट्स इट, बात खत्म। यहाँ पे फर्म का गिवन है, इन दोनों का गिवन है, कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, कोई काम ही नहीं है। ठीक है ना? अभी फोर्थ को छोड़ते हैं, पहले फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ मुश्किल है, फोर्थ तो आपको मैं बाद में समझाऊंगा, तो घर पे कर लोगे। फर्म परचेज करता है ज्योति का बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 26। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति's बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ये मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज प्रॉफिट लेना है 3 साल का। हाँ, अभी 3 साल का मुझे प्रॉफिट गिवन है और बीच में कुछ कुछ चीजें गिवन है, मैं इनको करके साथ ही समझाता हूँ आपको। हमने इसमें भी एक, हाँ, बात पड़ी थी कि जी जब कभी भी आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट हमें लेना है, वो प्रॉफिट जो रूटीन नेचर का प्रॉफिट होता है, जो रिकरिंग नेचर का होता है, रिपीटेटिव नेचर का। अगर प्रॉफिट में कोई भी एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस है तो उसको कंसीडर नहीं करना। देखो जी, ये मैंने लिखा ना, ना यूज है सबका, मेरी बात समझो।
प्रॉफिट है 1 लाख इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। अभी पहले एबनॉर्मल गेन क्या होता है ये समझ लेते हैं। वो प्रॉफिट जो रूटीन नेचर का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को स्पेक्यूलेशन गेम, मैंने लॉटरी खरीदी, उसमें प्राइज मिल गया, केबीसी में मैं विन करके आ गया, या हमने कोई अपने एसेट्स, बिजनेस की पुरानी एसेट्स बेची, उसमें हमें गेन हो गया। बेसिकली सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स हो गई। अब मुझे समझना है, ये जो 12,500 मैंने कमाए, चाहे किसी भी तरीके से कमाए, पुरानी एसेट्स बेची, कुछ और गेन हुआ मुझे, क्या ये बिजनेस से होने वाली इनकम है या रूटीन नेचर की इनकम है? नहीं। तो इसको इसमें से, यस, यही बात समझनी है, इसको एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड कर देंगे, अगला कॉलम बनाएंगे हम एडजस्टेड प्रॉफिट। ये सब वर्किंग मुझे करके दिखानी पड़ेगी। तो 87,500 आ गया। इस प्रॉफिट के लिए ना आरएन एक और वर्ड यूज किया जाता है, एफ एम पी। एफ एम पी मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। वो प्रॉफिट जो रूटीन नेचर में होते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। 1,25,000 है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मतलब लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ये बेसिकली ये जो नुकसान है ये हर साल होने वाले नहीं है। अगर ये लॉस नहीं हुआ होता तो मेरा प्रॉफिट 125 से ज्यादा होता ना, उसको आप ऐड कर दोगे। तो हमने जो अभी पढ़ा, इसकी समरी क्या हुई? एबनॉर्मल गेन माइनस हो गया, एबनॉर्मल लॉस प्लस हो गया। वो पॉइंट पढ़ते हैं। नहीं, प्रॉफिट ज्यादा नहीं दिखाना डियर। जब गुडविल निकालोगे तो आप वो प्रॉफिट लोगे ना जो हर साल होने वाले हैं। अब ये लोग आग लग गई, चोरी हो गए, हर साल तो होता नहीं है। हाँ, समझिए ना। अगला, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। अब ये ध्यान से सुनना। इसने बोला इसमें 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूड है, हमने माइनस नहीं किया हुआ। अब इंश्योरेंस प्रीमियम तो ना तो एबनॉर्मल लॉस है ना एबनॉर्मल गेन है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यस। और इसने बोला हमने माइनस नहीं किया हुआ, तो ये तो माइनस होना चाहिए ना। ये माइनस हो जाएगा जी। तो ये माइनस हो गया, ये आ गया 1 लाख। तो ये मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा जी। और अब मुझे गुडविल निकालनी है। इसकी एवरेज से हमने इसको प्लस किया, 2,50,000 प्लस 87,500, 337500। पहला स्टेप, मुझे क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। 337500 अपॉन 3। तो ये आ गया 1,12,500। नंबर ऑफ ईयर परचेज देखना कितने हैं। नहीं होगा, दो। टू। तो 2,25,000 मेरी आ गई गुडविल ऑफ दी फर्म। यही करते हैं। हाँ, समझ आ गया। और एक क्वेश्चन है 3 मार्क का, आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलो अब फोर्थ रीड करो। और देखो, फोर्थ अब आप कर पाओगे, फोर्थ बहुत इजी लगेगा इसके आगे। इंश्योरेंस पार्टनर। हाँ करो, रीड करो, मुझे बताओ क्या करना है। 3 इयर्स परचेज है, एवरेज प्रॉफिट 5 साल का लेना है। बीच में ब्रैकेट लगा हुआ, ये नेगेटिव है, ये लॉस हो गया। और यहाँ बोला प्रॉफिट जो 22-23 का है, जो 22-23 का प्रॉफिट, दैट मीन्स ये वाला जो 1 लाख प्रॉफिट है, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस है। तो अब इसको क्या करोगे? प्लस कर देंगे, कर लोगे ना, बाकी सारे प्रॉफिट्स तो नॉर्मल है, इसको प्लस कर दोगे। हाँ, ये भी बताओ। ठीक है, बता। मैं एक पॉइंट तुम्हें और समझा रहा हूँ पहले। अगर यहाँ पे बिफोर चार्जिंग लिखा होता या एक्सक्लूडिंग लिखा होता तो क्या करते, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता। अगर यहाँ लिखा होता बिफोर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, यानी कि इसमें से लॉस चार्ज नहीं किया हुआ मैंने, तो आप क्या करते इस क्वेश्चन का फिर? इग्नोर कर देते, इग्नोर कर देते डियर, ये बात समझनी है। उसका मतलब हुआ इसमें से उसने लॉस माइनस ही नहीं किया हुआ, बिफोर चार्जिंग लॉस बोल रहा है ना वो। ये ऐड ही नहीं है तो आप, मतलब माइनस ही नहीं है तो आप उसे ऐड बैक क्यों करोगे?
क्लियर है ना? देखो अब फोर्थ करके देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ ऐसे एक टेबल बनानी पड़ेगी, ईयर प्रॉफिट्स देन एडजस्टेड प्रॉफिट्स। आप भी कर लो, मेरे साथ साथ करना है तो थोड़ा सा। 22, 23, 24, 25 एंड 26, ये हो गया 125, 1 लाख। इसमें अब नॉर्मल लॉस मैंने प्लस कर दिया, और तो कोई क्वेश्चन में एडजस्टमेंट थी ही नहीं। 187,500 एज इट इज। यहाँ पे 62,500 का लॉस था, तो एडजस्टमेंट कोई थी नहीं, ये नेगेटिव हो गया। 125, ये भी 125। तो पहले तो हम कोई एक माइनस होगा, तो 125 प्लस 125, 187 माइनस 62,500, 5 लाख आ गया जी एग्जैक्ट। ठीक है, तो मेरा पहला स्टेप, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 5 लाख अपॉन 5, 1 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 लाख। ठीक है, डन। ठीक है, 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट वन है, डिफिकल्ट है, रीड करो, मैं करके दिखाता हूँ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब रीड करो। मैं इसको पहले डाटा लिख लेता हूँ, फिर समझा दूंगा एक साथ। आप तसल्ली रीड करो क्वेश्चन। 2022, 150, ठीक है जी। ये हमने डाटा लिख लिया, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, अभय, बाबू, चारों पार्टनर्स, रेशो इक्वल, they agree to admit Daman for equal share, यानी कि रेशो इक्वल ही है। For this purpose, goodwill is to be valued on the basis of 4 year purchase। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 हो गए, एवरेज प्रॉफिट 5 साल का लेना है। ठीक है, ये नेगेटिव है हमारे पास 590। आगे करते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट्स की वजह से। On 1st April 25, a two-wheeler was purchased for rupees 1 lakh and debited to traveling expense। इसी लाइन को समझना है, इसी का खेल है। हमने टू व्हीलर खरीदा और उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। टू व्हीलर मुझे बताओ, हमारा एक्सपेंस है या एसेट है? एसेट है। देखो, टू व्हीलर खरीदा, मशीन खरीदी, कार खरीदी, ये एसेट है ना। ये सारी हमारी एसेट होती हैं। अब वो बोल रहा है कि इसको मैंने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में शो कर दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस यानी कि मैंने खर्चा दिखा दिया, जबकि ये मेरा एक्सपेंस ही नहीं है। तो एक्सपेंस से हटाओगे तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? यानी कि ये पॉइंट क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस? प्लस। ठीक है, अगली बात, और इस पे डेप्रिसिएशन था 25%, ध्यान से समझना। जब मैंने इसको टू व्हीलर दिखाया ही नहीं, मैंने तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस लगा दिया था इसको, तो क्या इसमें मैंने डेप्रिसिएशन माइनस करा होगा? नहीं करा होगा। तो अब इसकी समरी क्या निकली? ये 1 लाख तो प्लस हो जाएगा और उसका 25% डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये इसने डेट 1 अप्रैल 25 लिखी है, मुझे जो प्रॉफिट गिवन है यहाँ पे, इसमें कौन से ईयर में मुझे प्लस माइनस वाला काम करना है? ये डेट। हम्म, नहीं, इसमें करूँ तो 2025 में या 26 में करूँ, ये बताओ। 25 में एब्सोल्युटली रॉन्ग, 26 में होगा। यहाँ पे कोई बात बात है, फिर से ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। उसने खरीदा 1 अप्रैल 25, तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ? 25-26। तो ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होगा? 31 मार्च 26 को।
और ये 31 मार्च 26 तो ये दिस वन, ये अगर ऊपर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, कैसे अभी सीखेंगे, अभी मैं करके बता रहा हूँ। हम्म। अभी बता रहा हूँ, मैं करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ अभी देखो। फिर इंटरेस्ट है 10,000 का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज इट रिलेटेड टू बिजनेस? नहीं यार, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस है ना, नॉन ट्रेड है। अगर वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलता है दैट मीन्स रिलेटेड टू बिजनेस, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। वो कहता है 10,000 का इंटरेस्ट देना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे, मैंने इनकम में क्रेडिट कर दिया 2025 में भी 26 में भी, जबकि ये इनकम मेरी बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, तो ये प्लस होनी चाहिए माइनस। यस, ठीक है, अब समझते हैं, देखो मैं करके बताता हूँ, ये 4 साल के प्रॉफिट थे। यस यस यस। अब 1 लाख रुपीज तो मैं प्लस करूंगा यहाँ पे, बिकॉज मैंने उसको खर्चा दिखा दिया था, एसेट था, तो खर्चे से हटाएंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज। अब डेप्रिसिएशन का 25,000 क्या होगा? माइनस, प्रॉफिट में से ही तो माइनस होगा। तो अगला नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट 2 साल का है, 2025 का भी है और 2026 का भी है, दोनों में सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, बस अब मेरे एडजस्टेड प्रॉफिट या फिर एफएमपी आ जाएगा। लास्ट ईयर की मेन कहानी थी इसमें, बाकी तो सब एज इट इज आ जाएगा। ये 150, ये एज इट इज 350, 5 लाख, ये 7 लाख। इस पॉइंट में बच्चे गड़बड़ करते हैं, अब इसको ध्यान से समझना है। ये मेरे पास 590 भी नेगेटिव था, ये 35 भी नेगेटिव हो गया, तो 5,95,000 प्लस 35,000, ये माइनस इसमें कर देंगे जी 1 लाख, तो 525 नेगेटिव आएगा। ये बात समझ आ गई? ये अब इसको टोटल कर लो जी, 150, 350, पाँच पाँच और पाँच 10, 5, 10, 17, 17 लाख में से मुझे 5,25,000 मैंने माइनस किया, वन ना, ये आएगा। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट 1,17,5,000 अपॉन 5, that is 2,35,000, goodwill equals to 2,35,000 multiplied by number of year purchase, 4 थे, 940। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब सुनो, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और बताता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर ये जो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट, मशीन वाला पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ होता, तो मेरे क्वेश्चन में क्या चेंज होते, मैंने इसीलिए बोला था वो ईयर इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट यहाँ होता ना, तो मुझे क्या बात ध्यान रखनी है, अगर मैंने 2025 में डेप्रिसिएशन लगाया तो 26 में भी तो लगता ना फिर, एसेट तो मेरे पास पहले से थी, तो अब ये बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्या चालाकी होती है, ये वाला पॉइंट हमें यहाँ दे देगा, सपोज 2024 में दे दिया, हर साल डेप्रिसिएशन का प्राप्त होता है। तो अगली काम की बात सुनो, इसमें क्या बहुत ट्विस्ट आते हैं इस क्वेश्चन में, जब आप सैम्पल पेपर्स करोगे एंड में, स्कूल टीचर अभी टेस्ट देंगे, तो कैसे कैसे चीजें होती हैं। एक तो डेप्रिसिएशन उसमें हर साल माइनस होगा, दूसरी चीज, अगर ये इस मेथड क्वेश्चन में लिखा होता डेप्रिसिएशन एसएलएम है, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, हर साल डेप्रिसिएशन रिमेन्स है। बट अगर डब्ल्यूडीवी बोल देता तो हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होता। मजा आता है डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी कैसे निकालते हैं, है ना, ये बात क्लियर हो गई, आगे आ जाओ। ठीक है, अब मुझे 7 क्वेश्चन आप ओरली बता दो। प्लस माइनस होगा देखो। ये 20,000 को क्या करना है? यस, इसमें प्लस कर दोगे। अगला बताओ, सेकंड वाला। बिल्कुल ठीक, नेक्स्ट। वेरी गुड, समझ में आ गई बात, निकाल लोगे। चलो आगे आते हैं।
अब मैं आपको कराता हूँ वेटेड एवरेज वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब जो वेटेड एवरेज वाला है ना, उसमें ना हमें प्रॉफिट्स को वेटेज गिवन होती है। देखो वेट्स मुझे यहाँ गिवन है। वेटेड का मतलब होता है इसमें प्रॉफिट्स को कुछ वेट असाइन होते हैं, और जो लेटेस्ट प्रॉफिट होता है ना उसको ज्यादा वेटेज दी जाती है। अभी तो हमने क्या करा, हर साल के प्रॉफिट को इक्वली कंसीडर कर लिया। जैसे मैं बोलूँ कि आपके अगले साल कॉलेज की एडमिशन में 10th की 10% वेटेज है, 12th की 50% वेटेज है। तो 12th क्योंकि लेटेस्ट था तो उसको हमने ज्यादा वेटेज दी ना। देखो वेटेड वाले मेथड में जो लेटेस्ट प्रॉफिट होता है उसको ज्यादा वेटेज दी जाती है। ये है, देखो इसको सबसे ज्यादा वेटेज मिलेगी, इसको कम मिलेगी। यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको वैसे क्वेश्चन में, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली फॉर दिस ईयर्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ? इसमें हमने लिखा जी ईयर, लास्ट ईयर 5 आएगा यार। वेटेड प्रॉफिट, देखो पहले तो हम ईयर लिख देते हैं जी। 2022 में प्रॉफिट था मेरे पास 20,000। यार एवरेज प्रॉफिट पढ़ो कितने साल का लेना है। तो 5 साल की लोगे ना, वो तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है। ठीक है, इसने लिखा, इसने इनटू 3 से होगा, इसने लिखा भी है 3 years परचेज वेटेड एवरेज असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 5, 5 साल की बात कर रहा है वो। पहले तो मैंने प्रॉफिट लिखा नॉर्मल। अब अगर इस प्रॉफिट में भी कुछ अबनॉर्मेलिटी होती है, अबनॉर्मल गेन या लॉस होता, पहले तो मैं उसको हटा देता। वो इस क्वेश्चन में है नहीं, अगर होता तो पहले तो मुझे वही काम करना था। फिर मैंने इनको वेट्स असाइन किए, फिर वेट से मल्टीप्लाई जो करेंगे उसे वेटेड प्रॉफिट बोलेंगे। ये मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी और ये यहाँ आ जाएगा मेरे पास वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि जो लेटेस्ट प्रॉफिट है उसको आपने ज्यादा वेटेज दे दी। ठीक है, अब ये वेटेड प्रॉफिट का टोटल करते हैं। वेटेड प्रॉफिट का टोटल आ गया जी मेरे पास 68,000, नहीं 190 प्लस 90, 3,48,000, और इसमें टोटल करा जाता है वेट्स का। अभी अब ध्यान से सुनना। अब मैं निकालूंगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये कैसे आता है? वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट था 348/15, 23,200। लास्ट स्टेप रिमेन्स सेम, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज 3, तो 69,600। ठीक है, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना पहले, फिर कुछ पूछना। अगर ये वेटेड एवरेज, इसमें से वेटेड वर्ड में हटा दो, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट होता, तो मैं इसको प्लस करता, डिवाइड बाय 5 करता, फिर मल्टीप्लाई 3 से ही होना है। क्योंकि वेटेड एवरेज था तो मैंने वेट्स लिखे, वेट्स से मल्टीप्लाई करा, वेटेड एवरेज निकालनी है तो ये लिखा वेटेड प्रॉफिट जो वेट्स देने के बाद आया, डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ वेट्स 15 था। ठीक है ना, डन, इतनी बात समझ आ गई। नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं।